हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोल रहा है राइट एंड एक्सप्लेन रिकार्ड एंड अग्रवाल म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपको ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, रिकार्ड एंड अग्रवाल एल्गोरिदम इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन मैसेज पासिंग। इट इंश्योर्स दैट ओनली वन प्रोसेस एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। ठीक है, तो ये तो हालांकि नाम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम का। तो ये क्या होता है ना, ये जो एल्गोरिदम है ये आपका मैसेज पासिंग पे वर्क करता है। ठीक है, यानी कि ये एल्गोरिदम इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनमें से कोई एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि ऐसा समझिए कि लाइक एक रूम है, ठीक है, उसके अंदर आपको जाना है, वहां पे जाके आपका काम होगा, समझे। तो वो रूम का गेट पे, तो वो होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन, जहां से आपका प्रोसेस अब काम के लिए रेडी है, मतलब काम के लिए जा सकता है। तो ये जो एल्गोरिदम है ये यही इंश्योर करता है कि भाई उस प्रोसेस, मतलब उस क्रिटिकल सेक्शन पे एक बार में एक ही प्रोसेस जाएगा और फिर वो क्रिटिकल सेक्शन से अपना काम करेगा, है ना। तो फिर जब वो अपना क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तभी दूसरा प्रोसेस वापस क्रिटिकल सेक्शन में घुस सकता है और फिर वो अपना काम करेगा, समझे। तो इस ढंग से होता है ये एल्गोरिदम का। अब देखिए इसके बेसिक आइडिया क्या है। तो ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन फ्रॉम ऑल अदर प्रोसेस बिफोर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो इसका बेसिक आइडिया है कि जो भी प्रोसेस है वो ना रिक्वेस्ट भेजेगा सबको, मतलब जितने भी प्रोसेस आपका उस सिस्टम के अंदर है सबको वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि ब्रो मेरे को ना क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, समझे। तो ऐसा करके वो सबको भेजेगा, पूछेगा, परमिशन मांगेगा सबसे, है ना। उसके बाद होगा परमिशन इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प लॉजिकल क्लॉक्स। उसके बाद जो है परमिशन जो होगा उसको ग्रांट किया जाएगा बाकी जितने भी प्रोसेस है उसके द्वारा कि हाँ भाई अब तुम जा सकते हो। ठीक है, और ये क्या टाइम स्टैम्प्स यानी कि लॉजिकल क्लॉक्स वगैरह से ये सब चीज परमिशन को ग्रांट किया जाता है। तो ये है बेसिक आइडिया इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम का। ठीक है, अब देखिए इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहला आता है रिक्वेस्ट फेज, यानी कि अ प्रोसेस दैट वांट्स टू एंटर सीएस सेंड अ रिक्वेस्ट मैसेज कंटेनिंग इट्स टाइम स्टैम्प एंड प्रोसेस आईडी टू ऑल अदर प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट फेज आता है, यानी कि प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सबसे, है ना। तो जिस प्रोसेस को वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है वो सबको रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। ठीक है, और उस मैसेज में उसका टाइम स्टैम्प रहता है और साथ में उसका प्रोसेस आईडी रहता है कि इट्स लाइक कि ये मेरा प्रोसेस आईडी है, ये मेरा टाइम स्टैम्प है और मैं ना क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ। ऐसा करके वो सबको प्रोसेस को भेजता है रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिप्लाई फेज। तो ईच प्रोसेस अपॉन रिसीविंग अ रिक्वेस्ट सेंड्स अ रिप्लाई ओके इफ इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीएस और इफ इट्स ओन रिक्वेस्ट हैज अ लेटर टाइम स्टैम्प। ठीक है, फिर आता है रिप्लाई फेज। ठीक है, तो यानी कि अब जितने भी प्रोसेस को उसका मतलब ये रिक्वेस्ट मिला है वो लोग सब उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो लोग रिप्लाई ओके करेंगे अगर उन लोगों को अभी सीएस में जाने में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि उन लोगों को अभी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना है, या फिर उन लोग का जो टाइम स्टैम्प है वो जिसने रिक्वेस्ट किया है उसके बाद का है, तो वो लोग बोलेगा कि हाँ भाई तुम चल जा, मैं बाद में जाऊंगा, या फिर मेरे को नहीं जाना है। ठीक है, तो वो ओके करके उसको भेज देगा कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद अदरवाइज इट्स क्यू द रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई लेटर। और अगर मान लीजिए कि जिसने ये रिक्वेस्ट भेजा है, अगर मान लीजिए उसमें से कोई प्रोसेस जो है वो चाहता है कि नहीं मैं पहले जाना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा ना, उसका जो रिक्वेस्ट आया है उसको होल्ड पे रख देगा, क्योंकि उसको जवाब नहीं देगा। इसको अगर रियल लाइफ में देखना चाहोगे तो आपने अपनी किसी फेवरेट महिला को मैसेज किया है, अगर वो देख लिया, सीन कर लिया तो फटाक से रिप्लाई कर दी तो ओके है, या फिर अगर वो रिप्लाई नहीं करना चाहती है तो सीन पे छोड़ दी। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे भी जो क्यू का रिक्वेस्ट है ना वो क्यू में रख लेगा, अपने लाइन में रख देगा और बाद में रिप्लाई करेगा। तो ये हो गया रिप्लाई फेज। फिर आता है क्रिटिकल सेक्शन एंट्री। तो अब प्रोसेस एंटर्स सीएस ओनली आफ्टर रिसीविंग परमिशन फ्रॉम ऑल अदर प्रोसेसेस। ठीक है, तो फिर आता है क्रिटिकल सेक्शन एंट्री, यानी कि भाई जो प्रोसेस है उसको परमिशन मिल गया सबसे, तो अब वो प्रोसेस सीएस के अंदर एंटर कर जाएगा, है ना। यानी कि उसको रिप्लाई अगर सब अदर प्रोसेस से ओके आ चुका है तो वो एंटर कर जाएगा सीएस के अंदर। फिर आता है रिलीज फेज। आफ्टर लीविंग सीएस द प्रोसेसर सेंड्स रिलीज मैसेज टू ऑल क्यूड रिक्वेस्ट सो दैट दे कैन प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद आएगा रिलीज फेज, यानी कि जब वो सीएस मतलब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल गया, अपना काम हो गया उसका, तो फिर वो फिर से सबको एक रिलीज मैसेज भेजेगा कि भाई मेरा सीएस का काम हो गया, अब तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, अब तुम लोग यूज कर सकते हो, सीएस फ्री हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया पूरे स्टेप्स कैसे क्रिटिकल सेक्शन काम करता है। ठीक है, अभी देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो रिक्वायर्स 2 into n-1 मैसेजेस पर सीएस एंट्री, यानी कि n जो है नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो यहाँ पे भाई हम लोगों को 2 into n-1 मैसेजेस की जरूरत पड़ेगी हर सीएस एंट्री पे
फॉर एग्जाम्पल 3 प्रोसेस है, ठीक है, तो एक प्रोसेस अगर जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, मतलब बाकी दोनों को भेजेगा मैसेज, है ना, तो बाकी दोनों को मैसेज भेजा और फिर दोनों बाकी जो मैसेज है उसको रिप्लाई भी करेंगे, तो टोटल क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो यही होता है कि 2 इंटू एन माइनस वन, तो एन यहाँ पे क्या है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे 3 था ना, तो एन माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन यानी कि हो गया 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 मैसेज, है ना। तो अभी देखिए 4 मैसेज को हर एंट्री पे जरूरत पड़ेगी। नो डेडलॉक और स्टार्वेशन अकर्स, यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं बनता है, लाइक कि कोई घुस गया है, कोई किसी का वेट कर रहा है, वो इसका वेट कर रहा है और दोनों ही एक दूसरे का वेट करते रह गए, ये सब नहीं होता है। या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि किसी प्रोसेस को मौका ही नहीं मिलेगा, ये सब चीज नहीं होता है यहाँ पे। वर्क्स इन फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स विदाउट अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में काम करता है, कोई भी इसमें सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नहीं होता है कि भाई यहाँ से पहले परमिशन लोगो फिर आगे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए, काफी सिंपल सा था, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं 4 का बी नंबर क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है इन कॉन्टेक्स्ट टू मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स। पहला है सेपरेट सुपरवाइजर, फिर है मास्टर स्लेव। तो चलिए देखते हैं सेपरेट सुपरवाइजर सिस्टम। तो देखिए ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन सुपरवाइजर ओएस कर्नल इंस्टेंस, ठीक है। सुपरवाइजर मतलब समझिए कि कर्नल, कर्नल मतलब समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जितने भी प्रोसेस है ना उन सब का अपना अपना एक सुपरवाइजर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझे। सुपरवाइजर में कम्युनिकेट विथ ईच अदर फॉर कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर होते हैं वो हो सकता है कि एक दूसरे के साथ, मतलब दूसरे सुपरवाइजर के साथ अपना बात कर ले कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। ईच प्रोसेसर कंट्रोल इट्स ओन सेट ऑफ रिसोर्सेज, मेमोरी और आईओ डिवाइस। इसमें क्या होता है कि भाई सारे प्रोसेस को, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सारे प्रोसेस को अपना जो भी सेट ऑफ रिसोर्सेज है खुद से ही मैनेज करना पड़ता है, लाइक उसका अपना खुद का मेमोरी होता है, खुद का आईओ डिवाइस होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है भाई अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट रहता है और ये सब काम खुद में करता है, ठीक है। फिर आता है यूज्ड इन लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। ये आपका लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर, यानी कि ऐसा प्रोसेसर जो है जिसमें मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेसर है लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली कपल्ड नहीं है, लाइक एक दूसरे पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट नहीं है। जब सब लोग अपना अपने फ्री हैं, ज्यादा एक दूसरे के साथ मतलब नहीं है, तो वहां पे ये हम लोग सेपरेट सुपरवाइजर सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, तो फॉल्ट टॉलरेंस, फेलियर ऑफ वन सुपरवाइजर डज नॉट क्रैश द इंटायर सिस्टम, ठीक है। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होता है, लाइक अगर मान लीजिए कि कोई सुपरवाइजर फॉर एग्जांपल एक कर्नल आपका खराब भी हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इससे पूरे जो सिस्टम है उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि बाकी कर्नल है ना, तो बाकी कर्नल से काम हो जाएगा, समझे। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ईच प्रोसेसर कैन मैनेज टास्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है, यानी कि जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो अपना टास्क को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सबके पास अपना अपना ओएस है, तो ओएस सब लोग अपना ओएस से अपना काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। फिर आता है डिसएडवांटेज। तो रिसोर्स शेयरिंग इज डिफिकल्ट। इसमें रिसोर्स शेयरिंग जो होता है वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि सबका अपना अपना कर्नल है, तो अब एक प्रोसेस को मान लीजिए अपने कर्नल से वैल्यू उठा के दूसरे प्रोसेस को भेजना है, तो वो मतलब दूसरे प्रोसेसर को भेजना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन ओवरहेड इज हाई। इसमें जो कोऑर्डिनेशन जो होती है एक दूसरे के बीच में वो भी काफी हाई होती है क्योंकि उसको भी मैनेज करना पड़ता है, लाइक हर आदमी से कनेक्ट करना होगा, तो सबका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबका अपना खुद का है ना, मेमोरी मैनेजमेंट है, आईओ डिवाइस है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन वगैरह थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेपरेट सुपरवाइजर। अब है मास्टर स्लेव सिस्टम। तो ये क्या होता है, ओनली वन प्रोसेसर मास्टर रन्स द सुपरवाइजर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक प्रोसेसर जो होता है जिसको हम लोग मास्टर बोलते हैं वो सुपरवाइजर को रन करता है, मतलब उसका अपना ओएस कर्नल के साथ रन होता है, ठीक है। ऑल अदर प्रोसेसर्स लाइक स्लेव्स एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड डिपेंड ऑन द मास्टर फॉर शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी बाकी प्रोसेसर होते हैं ना उन सबको स्लेव बोलते हैं, है ना, नौकर। और ये एक होता है मालिक, समझे। तो मालिक जो होता है वो सुपरवाइजर के साथ कनेक्टेड रहता है, लाइक ओएस के साथ कनेक्टेड रहता है, और बाकी जो रहते हैं अदर प्रोसेस वो वही काम करता है जो मास्टर उसको देता है, कि मास्टर बोलेगा कि भाई तू ये प्रोग्राम कर, है ना, या फिर ये काम कर, तो वो बाकी प्रोसेस जो है वो सब काम करते रहेगा, और ये जो प्रोसेसर मेन प्रोसेसर मास्टर वो अपना सुपरवाइजर के साथ कनेक्टेड रहेगा, समझे। उसके बाद आता है मास्टर्स हैंडल इंटरप्ट आईओ एंड टास्क असाइनमेंट, ठीक है। तो मास्टर जो होता है वही इंटरप्ट को हैंडल करता है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उसको हैंडल करता है, जो भी टास्क असाइनमेंट वगैरह करना होता है वो सब सारा काम मास्टर्स करता है, समझे। इट्स लाइक बॉस, है ना, और बाकी सब जो है एम्प्लॉय। तो इसके एडवांटेज क्या है, तो सिंपल डिजाइन, ओनली वन ओएस कॉपी, है ना। तो इसका डिजाइन काफी सिंपल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ओएस का ही जरूरत पड़ता है,
और उसके बाद इजी सिंक्रोनाइजेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। इसमें सिंक्रोनाइजेशन भी काफी इजी रहता है और रिसोर्स का जो एलोकेशन होता है वो भी काफी इजी रहता है, क्योंकि भाई मास्टर जो है वही अपना ओएस के साथ कंट्रोल में है ना, और फिर ये मास्टर जो है बाकी लोगों को अपना काम दे रहा है, तो ये सब काम इजी हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन वगैरह इजी हो जाता है बाकी प्रोसेसर के बीच में। ठीक है, फिर आता है डिसएडवांटेज। तो ये होता है कि मास्टर कैन बिकम अ बॉटलनेक। ठीक है, तो मास्टर इसमें क्या हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मास्टर फुल हो जाएगा, है ना, मतलब उसके ऊपर इतना प्रोसेसर काम आ जाएगा कि वो बॉटलनेक मतलब फुल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा आगे के लिए, समझे। इफ द मास्टर फेल्स द होल सिस्टम क्रैश। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश मास्टर ही फेल हो गया, मास्टर प्रोसेसर फेल हो गया, तो पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा, क्योंकि मास्टर ही सब काम कर रहा था, समझे। ओएस से लेके बाकी सबको मास्टर ही काम दे रहा था। अगर मास्टर खराब हो गया तो पूरा सिस्टम खराब हो गया, समझे। तो ये हो गया आपका मास्टर स्लेव सिस्टम के बारे में। ये भी काफी इजी था, है ना, दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी था इसका, 4 का ए और बी। ठीक है, तो आशा करता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।